आज एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि हम सीखते कैसे हैं? मतलब असल में। हाँ, ये सवाल तो बहुत गहरा है। चाहे वो कोई नई भाषा हो या जिम में कोई नई एक्सरसाइज, क्या ये सब हमारी समझदारी पर निर्भर करता है या फिर ये सिर्फ सही तुक्का लगने का खेल है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल के केंद्र में है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और उनकी एक भूखी बिल्ली की कहानी। अच्छा। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पिंजरा और एक मछली ने सीखने के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये तो उन श्रोताओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है जो यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को ऐसे समझेंगे कि सीडीपी का ये टॉपिक एकदम साफ हो जाए। तो चलें फिर। बिल्कुल, चलिए उस मशहूर पजल बॉक्स का दरवाजा खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बॉक्स से। हाँ, एक पजल बॉक्स से। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को इस बॉक्स में बंद कर दिया। अब बॉक्स के बाहर एक मछली रख दी। अच्छा, बिल्ली को ललचाने के लिए? बिल्कुल, वो मछली बिल्ली के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा थी। मनोविज्ञान की भाषा में इसी को हम उद्दीपन या स्टिम्युलस कहते हैं। मैं सोच सकता हूँ उस बिल्ली की हालत। बाहर मछली दिख रही है और दरवाजा है कि खुल नहीं रहा। उसने तो बहुत हाथ पैर मारे होंगे, पिंजरे को नोचा होगा, पंजा मारा होगा। ये सब क्या था? सिर्फ गलतियां? हाँ, पर ये सिर्फ गलतियां नहीं थी, ये थी अनुक्रियाएं या रिस्पॉन्सेज। बिल्ली बस किसी भी तरह उस स्टिम्युलस यानी मछली तक पहुंचना चाहती थी। और फिर कई गलत कोशिशों के बाद अचानक, गलती से ही सही, उसका पंजा एक खास लीवर पर पड़ गया और दरवाजा खुल गया। खटैक से दरवाजा खुल गया, बिल्ली बाहर आई और उसे उसका इनाम मिल गया। यहाँ से बात दिलचस्प होती है। मतलब ये प्रयोग एक बार तो नहीं किया होगा उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे बार बार दोहराया और उन्होंने एक पैटर्न देखा। क्या पैटर्न था? उन्होंने देखा कि हर अगली कोशिश में बिल्ली गलत हरकतें कम कर रही थी। मतलब उसे याद रहने लगा था। हाँ, उसे समझ आने लगा था कि कौन सी हरकत बेकार है और कौन सी हरकत दरवाजा खोलती है। कुछ समय बाद तो बिल्ली इतनी माहिर हो गई कि उसे बॉक्स में डालते ही वो सीधा जाके लीवर दबाती और बाहर आ जाती। अच्छा, इसी को थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना कहा। तो इसका मतलब सीखना कोई एक झटके में होने वाला जादू नहीं है, ये तो बहुत सारी गलतियों और कुछ सही कोशिशों का नतीजा है। हाँ, हमारे स्रोतों में इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, S+R = बॉन्ड। ये क्या चीज है? हाँ, इसे सरल करते हैं। S है स्टिम्युलस, मतलब उद्दीपन। मतलब बिल्ली के लिए मछली। ठीक है। और R है सही रिस्पॉन्स, मतलब अनुक्रिया, जो कि थी लीवर दबाना। और बॉन्ड? जब इन दोनों के बीच एक मजबूत कनेक्शन या बॉन्ड बन जाता है तो हम कहते हैं कि सीखना हो गया है। अच्छा। इसी बॉन्ड की वजह से इस सिद्धांत को संबंधवाद या आबंध सिद्धांत भी कहते हैं। परीक्षा में ये नाम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर सीखना एक बॉन्ड बनाने जैसा है तो सवाल ये है कि इस बॉन्ड को मजबूत कैसे बनाया जाए, इसे पक्का कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। और इसी का जवाब देने के लिए थॉर्नडाइक ने अपने 3 मुख्य नियम दिए। ये इस पूरे सिद्धांत की नींव है और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 नियम? ये है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसको लेकर एक मशहूर कहावत है, आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसका सीखने से क्या लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। ये नियम कहता है कि सीखने के लिए इंसान का मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना जरूरी है। मतलब अगर कोई छात्र क्लास में बैठा तो है पर उसका ध्यान कहीं और है। जब सीखने वाला खुद तैयार हो, जिज्ञासु हो। तो एक टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है बल्कि छात्रों में वो रेडीनेस पैदा करना भी है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा भी है कि मानसिक तैयारी ही युद्ध का आधा जीतना है। ये नियम सीधे सीधे मोटिवेशन से जुड़ा है। अगर आप तैयार हैं तो सीखना अच्छा लगेगा, अगर नहीं तो चिड़चिड़ाहट होगी। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरे नियम पर चलते हैं, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसके लिए तो हमारी कहावत ही है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हाँ, ये नियम यही कहता है कि SR बॉन्ड अभ्यास से मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इस नियम के भी 2 उपनियम हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला है
उपयोग का नियम लॉ ऑफ यूज और दूसरा है अनुपयोग का नियम लॉ ऑफ डिसयूज। एक मिनट, क्या सिर्फ अभ्यास करना ही काफी है? मान लीजिए कोई गलत तरीके से प्रैक्टिस करता रहे तो वो तो गलत चीज में ही माहिर हो जाएगा ना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि अभ्यास सही अनुक्रिया का होना चाहिए। उपयोग का नियम कहता है कि जब आप किसी सीखी हुई चीज का, जैसे टाइपिंग यह साइकिल चलाना, हाँ, उसका बार बार अभ्यास करते हैं तो वो बॉन्ड मजबूत होता है। और अनुपयोग का नियम कहता है कि अगर आप अभ्यास छोड़ दें तो वो बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है और आप उसे भूलने लगते हैं। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। सुनने में ये काफी सीधा लगता है। और ये है भी। ये नियम कहता है कि अगर किसी अनुक्रिया का प्रभाव संतोषजनक होता है, मतलब कोई इनाम मिलता है, तो वो कनेक्शन मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। बिल्ली ने लीवर दबाया, उसे मछली मिली। ये एक संतोषजनक प्रभाव था, इसलिए उसने लीवर दबाना दोबारा सीखा। और अगर उसे इनाम की जगह मान लीजिए हल्का सा करंट लगता, तो वो बॉन्ड कमजोर हो जाता और वो दोबारा वैसा करने से बचती। ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। इनाम और सजा का सिद्धांत। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यही प्रभाव का नियम आज भी हमारी जेब में मौजूद है। हमारी जेब में कैसे? हर बार जब आप किसी ऐप पर कोई टास्क पूरा करते हैं और आपको पॉइंट्स या बैज मिलते हैं, या सोशल मीडिया पर एक लाइक मिलने पर जो खुशी होती है, वो थॉर्नडाइक की बिल्ली को मछली मिलने जैसा ही है। यही सिद्धांत आज टेक कंपनियों के लिए यूजर को जोड़े रखने का सबसे बड़ा हथियार है। वाह, मतलब थॉर्नडाइक का 100 साल पुराना आइडिया आज सिलिकॉन वैली चला रहा है। अच्छा, इन 3 मुख्य नियमों के अलावा 5 गौण नियम भी हैं। क्या हमें उन सबको रटना पड़ेगा? नहीं, सबको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें से 2 आज भी बहुत काम के हैं और समझने लायक हैं। कौन से? पहला है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है डिवाइड एंड रूल। हाँ, बिल्कुल। किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सीखना आसान होता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते समय पूरे सिलेबस को यूनिट्स में बांटकर पढ़ना। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड, यानी आपका नजरिया या माइंडसेट। अगर आप पहले से ही मानकर चलेंगे कि गणित बहुत मुश्किल है और मुझसे नहीं होगा, तो थॉर्नडाइक के हिसाब से सीखने का बॉन्ड ठीक से बनेगा ही नहीं। एक पॉजिटिव मनोवृत्ति बहुत जरूरी है। ये तो हुई नियमों की बात। अब अगर हम क्लासरूम में लौटें तो इस सिद्धांत की असली उपयोगिता क्या है? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत कारगर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये रटने और बार बार अभ्यास करने पर जोर देता है, जिससे वे धीरे धीरे सीख जाते हैं। गणित, विज्ञान या कोई भी ऐसा विषय जहां ड्रिल और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वहां ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है। लेकिन इसकी कोई सीमा भी तो होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिद्धांत रटने पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। इसमें सूझबूझ या रचनात्मकता के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना है। ये कैसे सीखना है ये तो बताता है, पर क्यों सीखना है इस पर ज्यादा बात नहीं करता। मतलब ये सीखने की प्रक्रिया को बहुत मैकेनिकल बना देता है। हाँ, यहीं पर दूसरे मनोवैज्ञानिक जैसे कोहलर अलग राय रखते हैं। हाँ, ये तुलना हमेशा कंफ्यूज करती है। थॉर्नडाइक की बिल्ली, पावलोव का कुत्ता, स्किनर का चूहा, ये सब तो व्यवहारवादी थे। फिर इनके सिद्धांतों में असल फर्क क्या था? ये एक शानदार सवाल है और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर स्किनर और थॉर्नडाइक में, क्योंकि दोनों के जानवर इनाम के लिए कुछ कर रहे थे। देखिए, थॉर्नडाइक की बिल्ली पिंजरे में हाथ पैर मार रही थी और गलती से सही लीवर दब गया। मतलब ट्रायल एंड एरर का नतीजा था। हाँ, लेकिन स्किनर ने अपने चूहे के व्यवहार को शेप किया, मतलब उसे दिशा दी। चूहा जब भी लीवर के पास जाता, स्किनर उसे इनाम देता, फिर जब वो लीवर को छूता तब इनाम देता। अच्छा, धीरे धीरे उसे सही व्यवहार की तरफ ले गए। बिल्कुल। स्किनर का सिद्धांत व्यवहार को दिशा देने पर ज्यादा केंद्रित है। और कोहलर का चिंपांजी, वो तो बिल्कुल अलग था। कोहलर इन सबसे अलग थे। उनके चिंपैंजी सुल्तान ने हाथ पैर नहीं मारे। उसने स्थिति को समझा, 2 छड़ियों को जोड़ा और केले को अपनी तरफ खींच लिया। ये सूझ से सीखना था, न कि ट्रायल एंड एरर से। तो हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक सीखने को एक आदत मानते हैं, जबकि कोहलर इसे एक समझदारी भरी प्रक्रिया। बहुत अच्छे से समझाया आपने। बिल्कुल यही फर्क है। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों का नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं।
इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर एक सवाल फंसाता है जहां वो पूछते हैं कि इनमें से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है, और ऑप्शन होते हैं प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, मनोवृत्ति का नियम और तत्परता का नियम। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि मनोवृत्ति का नियम एक गौण नियम है, मुख्य नहीं। अच्छा। मुख्य नियम सिर्फ 3 ही है, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। और एक सीधा सवाल, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। और उन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। ये तो एकदम पक्के नंबर है। तो वो क्या होंगे? सबसे पहले थॉर्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, उनकी प्रसिद्ध किताब का नाम एनिमल इंटेलिजेंस है। तीसरा, उनका सिद्धांत SR बॉन्ड पर आधारित है। चौथा, उन्होंने 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए। और पांचवां, उनके सिद्धांत का मूल मंत्र है, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है और संतोषजनक परिणाम उस सीख को और भी पक्का कर देते हैं। तो कुल मिला के थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि सीखना एक धैर्य भरी प्रक्रिया है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि ये अनगिनत प्रयासों, ढेरों गलतियों और उनसे मिली सीख का नतीजा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उस बिल्ली ने पिंजरा खोलना सीखा। लगातार कोशिश करते रहो, गलतियों से सीखो और अंत में दरवाजा खुल ही जाएगा। बहुत खूब। और हम सब सोचते हैं कि हमें सही और गलत के बीच का फर्क पता है। मतलब चोरी करना गलत है, किसी की मदद करना सही है। ये बातें हमें बहुत सीधी और सरल लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस तर्क से, जिस लॉजिक से हम ये सही गलत का फैसला करते हैं, वो हमारी उम्र के साथ पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। एक 5 साल के बच्चे के लिए जो चीज़ गलत है वो शायद सज़ा के डर से गलत है। अच्छा। एक 25 साल के इंसान के लिए वही चीज़ शायद इसलिए गलत है क्योंकि वो समाज के नियमों के खिलाफ है। और एक 65 साल के व्यक्ति के लिए हो सकता है वो चीज़ किसी ऊंचे नैतिक सिद्धांत के खिलाफ हो। मतलब फैसला एक ही हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की सोच, वो रीजनिंग एकदम अलग। और इसी फैसिनेटिंग सफर को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली और विवादास्पद सिद्धांत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास लॉरेंस कोहलबर्ग के शोध और उस पर हुए विश्लेषण से जुड़े कुछ स्रोत हैं, और हमारी कोशिश है कि हम उनकी नैतिक विकास के सिद्धांत की इस पूरी सीढ़ी को समझें और ये देखें कि हम और हमारे आसपास के लोग अपनी जिंदगी के नैतिक फैसले आखिर लेते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हमें उस कहानी से शुरू करना चाहिए जो इस पूरे सिद्धांत की बुनियाद है। हाँ बिल्कुल। कोहलबर्ग ने बच्चों और बड़ों को एक नैतिक दुविधा सुनाई, एक मुश्किल कहानी जिसे हाइंस की दुविधा या हाइंस डिलेमा के नाम से जाना जाता है। हाँ, कहानी कुछ ऐसी है कि यूरोप में एक महिला, वो कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों को लगा कि एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है, और वो एक तरह का रेडियम था जिसे शहर के ही एक केमिस्ट ने हाल ही में खोजा था। अब मुश्किल ये थी कि वो केमिस्ट उस दवा को बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहा था। 10 गुना? हाँ, तो उस बीमार औरत का पति हिंज, वो हर किसी के पास गया पैसे उधार मांगे, लेकिन वो दवा की कीमत का आधा हिस्सा ही जमा कर पाया। उसने केमिस्ट से कहा कि उसकी पत्नी मर रही है और उससे दवा सस्ते में देने या बाद में पैसे लेने की गुजारिश की। लेकिन केमिस्ट ने साफ मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने ये दवा खोजी है और मैं इससे पैसा कमाऊंगा। हिंज बेचारा पूरी तरह नाउम्मीद हो गया और उस रात उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उस केमिस्ट की दुकान का ताला तोड़ा और दवा चुरा ली। और कहानी सुनाने के बाद कोहलबर्ग ने लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हिंज को दवा चुरानी चाहिए थी? जी। ओके, तो यहां समझने वाली बात यह है कि कोहलबर्ग को इस हाँ या ना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका मकसद कुछ और था, है ना? एग्जैक्टली। उनके लिए जवाब मायने नहीं रखता था, जवाब के पीछे का तर्क, वो क्यों, सबसे जरूरी था। अच्छा। किसी ने कहा हाँ, उसे चुरानी चाहिए थी क्योंकि जिंदगी बचाना सबसे जरूरी है। किसी और ने कहा नहीं, उसे नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है और उसे जेल हो जाएगी। तो इसी क्यों के विश्लेषण से कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का अपना पूरा ढांचा तैयार किया। हाँ, उन्होंने पाया कि लोग अलग अलग नैतिक स्तरों पर काम करते हैं। तो चलिए इस ढांचे को खोलते हैं। इसे एक सीढ़ी की तरह बताया गया है जिसमें 3 मुख्य स्तर यानी लेवल्स हैं, और हर स्तर पर 2 अवस्थाएं यानी स्टेजेस हैं। तो कुल मिलाकर 6 सीढ़ियां। तो इस नैतिक सीढ़ी का सबसे पहला पायदान कैसा दिखता है? सबसे पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर। प्री कन्वेंशनल, ओके जी। ये करीब 4 से 10 साल के बच्चों में पाया जाता है। इस लेवल पर
नैतिकता का कोई अंदरूनी कॉन्सेप्ट नहीं होता। मतलब बस सब कुछ बाहर से तय होता है। बिल्कुल सही। और गलत का फैसला पूरी तरह से बाहरी चीजों पर, मतलब सजा और इनाम पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे के लिए कोई काम इसलिए गलत नहीं है कि उससे किसी को दुख होगा, बल्कि इसलिए गलत है क्योंकि उसे करने पर मम्मी पापा से डांट पड़ेगी या पिटाई होगी। बिल्कुल। और इसी लेवल की पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी दंड और आज्ञा पालन। यहाँ बच्चे की पूरी दुनिया सजा से बचने के इर्द गिर्द घूमती है। नैतिकता का मतलब है बड़ों की बात मानना ताकि मुसीबत से बचा जा सके। तो अगर इस स्टेज के बच्चे से हिंज की दुविधा के बारे में पूछा जाए तो उसका जवाब तो बहुत सीधा होगा। हाँ, वो कहेगा हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वरना पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देगी। अच्छा। उसका पूरा फोकस चोरी के बुरे नतीजे यानी सजा पर है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि हिंज की नीयत अच्छी थी या उनकी पत्नी की जान खतरे में कुछ नहीं। नियम तोड़ा, सजा मिलेगी, इसलिए काम गलत है, बस। ठीक है, तो ये पहली सीढ़ी हुई सजा का डर। लेकिन बच्चे सिर्फ डर से तो नहीं चलते, वो थोड़े होशियार भी हो जाते हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम इसी लेवल की दूसरी स्टेज है जिसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है व्हाट्स इन इट फॉर मी वाली सोच। मेरे लिए इसमें क्या फायदा है? हाँ। अच्छा, तो ये जैसे को तैसा या टिट फॉर डैट वाली स्टेज है। हाँ। तुम मुझे अपनी पेंसिल दो तो मैं तुम्हें अपना लंच दूंगा। हाँ। ये तो बहुत देखा है बच्चों में। बिल्कुल। यहाँ नैतिकता लेन देन का सौदा बन जाती है। कोई काम सही है अगर उससे मेरा भी कोई फायदा हो। ये एक तरह से बाजार की नैतिकता है। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। तो इस स्टेज का बच्चा हिंज के बारे में क्या सोचेगा? वो कह सकता है हाँ, उसे दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसे अपनी पत्नी वापस चाहिए। या ये भी कह सकता है कि अगर वो अपनी पत्नी को नहीं भी चाहता तो उसे नहीं चुरानी चाहिए। मतलब फैसला पूरी तरह से निजी स्वार्थ पर आधारित है। पूरी तरह। ये दिलचस्प है। तो पहले स्तर पर बच्चा या तो सजा से बचने के लिए या फिर कुछ पाने के लिए फैसले ले रहे हैं, लेकिन हम सब इस स्वार्थ से आगे तो बढ़ते हैं। वो अगला बड़ा बदलाव कब और कैसे आता है? वो बड़ा बदलाव आता है दूसरे स्तर पर, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, यानी परंपरागत स्तर। कन्वेंशन? जी, ये करीब 10 से 13 साल की उम्र में शुरू होता है और ज्यादातर वयस्क, मतलब हम और आप जैसे लोग, ज्यादातर इसी स्तर पर काम करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। व्यक्ति अब समाज के नियमों और उम्मीदों को समझने और अपनाने लगता है। अच्छा। वो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा बेटा या एक अच्छा दोस्त बनना चाहता है। मतलब अब नैतिकता का केंद्र मैं से हटकर हम या समाज पर आ जाता है। एकदम सही। और इस लेवल की तीसरी स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। नाम से लग रहा है। हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, यहाँ मुख्य प्रेरणा होती है सामाजिक स्वीकृति पाना, दूसरों की नजरों में अच्छा या अच्छी बनना। ये तो बहुत जाना पहचाना लगता है। वो उम्र जब दोस्तों की राय, टीचर की तारीफ या परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। हम सच इसलिए बोलते हैं ताकि लोग हमें ईमानदार कहें, ना कि सिर्फ सजा से बचने के लिए। बिल्कुल। इस स्टेज पर ही किशोर हिंज के बारे में कह सकता है, हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए थी क्योंकि एक अच्छा पति वही होता है जो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी करे, ताकि लोग उसकी तारीफ करें। हाँ, या वो ये भी कह सकता है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वरना लोग उसे चोर कहेंगे और उसका परिवार बदनाम हो जाएगा। तो यहाँ फैसला इस बात पर टिका है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो पहले आप दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर इससे भी एक कदम आगे की स्टेज आती है जो शायद सिर्फ अच्छा दिखने से ज्यादा मजबूत होती है। हाँ, और वो है चौथी स्टेज, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कानून और व्यवस्था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। यहाँ व्यक्ति का ध्यान अब सिर्फ करीबी लोगों की राय से हटकर पूरे समाज की व्यवस्था पर चला जाता है। यहाँ सोच होती है नियम तो नियम है। इस स्टेज पर व्यक्ति का मानना होता है कि कानून और नियम समाज को, मतलब अराजकता से बचाने के लिए जरूरी हैं और उनका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे व्यक्तिगत परिस्थितियां कुछ भी हों। राइट। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ट्रैफिक सिग्नल। ओके। इस स्टेज का व्यक्ति रात के 2 बजे खाली सड़क पर भी लाल बत्ती पर रुकेगा क्योंकि कानून यही कहता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना है कि अगर हर कोई अपनी मर्जी से नियम तोड़ने लगेगा तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो इस तर्क के हिसाब से तो हिंज ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल। इस स्टेज पर सोचने वाला व्यक्ति कहेगा हिंज की भावनाएं समझी जा सकती हैं, लेकिन चोरी करना कानून के खिलाफ है। अगर हम उसे चोरी करने की इजाजत दे दें तो कल कोई और किसी और कारण से कानून तोड़ेगा। समाज को चलाने के लिए व्यवस्था बनाए रखना सबसे जरूरी है,
इसलिए हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ एक बात सोचने वाली है। ये कानून और व्यवस्था वाली सोच, ये एक स्थिर समाज की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन यही वो सोच है जहां लोग मैं तो बस अपने ऑर्डर्स मान रहा था कहकर बड़ी बड़ी गलतियों को भी सही ठहरा सकते हैं। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। यहाँ नैतिकता थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, यही इस स्टेज का सबसे बड़ा खतरा है, जब सिस्टम या कानून किसी व्यक्ति की भलाई से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। और इसीलिए कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास यहाँ रुकता नहीं है। अच्छा, एक तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर भी है। तो अगर कानून का पालन करना नैतिकता का शिखर नहीं है तो फिर क्या है? इसके आगे क्या आता है? इसके आगे आता है स्तर 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी उत्तर परंपरागत स्तर। ओके। कोहलबर्ग का मानना था कि बहुत कम लोग, शायद 10-15% वयस्क ही इस स्तर तक पहुंच पाते हैं। बस इतने कम? हाँ, यहाँ व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर खुद के चुने हुए सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर फैसला लेता है। सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स, मतलब अब व्यक्ति अपनी नैतिकता खुद तय कर रहा है। एक तरह से हाँ। इस लेवल की 5वीं स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध? यहाँ व्यक्ति समझता है कि कानून और नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो लोगों की भलाई के लिए बनाए गए एक सामाजिक समझौते की तरह हैं। और अगर कोई कानून बहुमत के अधिकारों का हनन करता है या अन्यायपूर्ण है तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से बदला जाना चाहिए। तो यहाँ नियमों के लेकर एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये सोच कहती है हाँ, चोरी करना गलत है, लेकिन किसी की जान बचाने का अधिकार चोरी न करने के कानून से ज्यादा बड़ा हो सकता है। एकदम सही। इस स्टेज का व्यक्ति कहेगा कि हिंज ने जो किया वो तकनीकी रूप से गलत था, लेकिन नैतिक रूप से शायद सही था, क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से बड़ा है। और फिर आती है आखिरी और छठी सीढ़ी, जो नैतिकता का शिखर है। हाँ, स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला लेता है। उसके लिए न्याय, समानता और मानवाधिकार जैसे सिद्धांत किसी भी देश के किसी भी कानून से ऊपर होते हैं। इस स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति इन सिद्धांतों के लिए समाज के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों को जानबूझकर तोड़ सकता है और उसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भुगतने को तैयार रहता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला। बिल्कुल। उन्होंने उस समय के कानूनों को तोड़ा क्योंकि वो कानून मानवाधिकार और समानता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके कानून को नहीं मानता क्योंकि मेरा ज़मीर, मेरी अंतरात्मा एक ऊंचे नैतिक कानून को मानती है, और उसके लिए मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ। हाँ, ये वाकई एक कमाल का ढांचा है। मतलब एक बच्चे के सजा के डर से शुरू होकर गांधी और मंडेला के आत्म बलिदान तक ये सीढ़ी बहुत तार्किक लगती है। लेकिन जैसा आपने कहा था, यह सिद्धांत विवादास्पद भी रहा है। बिल्कुल रहा है। इस पर सवाल भी उठाए गए। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी आलोचक थी कैरल गिलिगन, जो खुद कोहलबर्ग की रिसर्च सहयोगी थी। अच्छा जी। उन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत पर लिंग पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस का आरोप लगाया। जेंडर बायस, उनका क्या मतलब था? गिलिगन ने कहा कि कोहलबर्ग ने अपने सारे शोध और इंटरव्यू केवल पुरुषों और लड़कों पर किए थे। सिर्फ पुरुषों पर? हाँ, और उन्हीं के जवाबों के आधार पर नैतिकता का ये पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। उन्होंने महिलाओं के नैतिक तर्क को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो क्या महिलाओं का नैतिक तर्क पुरुषों से अलग होता है? गिलिगन का यही कहना था। उन्होंने अपने शोध में पाया कि पुरुष ज्यादातर न्याय यानी जस्टिस की नैतिकता पर जोर देते हैं, जो नियमों, अधिकारों और सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो कोहलबर्ग की सीढ़ी से बिल्कुल मेल खाती है। बिल्कुल। वहीं महिलाएं देखभाल यानी केयर की नैतिकता पर ज्यादा जोर देती हैं। वो फैसला लेते समय ये सोचती हैं कि इसका रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इससे किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, और आपसी जुड़ाव कैसे बना रहेगा। जी। अच्छा, तो कोहलबर्ग के सिस्टम में जहां नियमों और सिद्धांतों को सबसे ऊंचा माना गया है, देखभाल और रिश्तों पर आधारित तर्क को शायद निचली स्टेज का मान लिया जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे कि स्टेज 3, गुड गर्ल ओरिएंटेशन। एग्जैक्टली। गिलिगन ने यही कहा कि कोहलबर्ग के पैमाने पर महिलाओं की नैतिकता को कम आंका गया, उन्हें नैतिक विकास में पुरुषों से कमतर दिखाया गया। उनका तर्क ये नहीं था कि एक सही है और दूसरा गलत। उनका कहना था कि नैतिकता की दो अलग अलग आवाजें हैं, न्याय की और देखभाल की, और कोहलबर्ग ने सिर्फ एक ही आवाज सुनी। तो क्या गिलिगन ये कह रही थी कि कोहलबर्ग का सिद्धांत गलत है या बस अधूरा है, कि शायद नैतिकता की कोई एक सीढ़ी है ही नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं?
मेरे ख्याल से अधूरा ज्यादा सही शब्द है। गिलिगन के काम ने इस बातचीत को और ज्यादा समृद्ध बनाया। उसने हमें दिखाया कि नैतिक तर्क के कई आयाम हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सीढ़ी पर एक पूरा सफर तय किया है, एक बच्चे के बाहरी नियंत्रण से शुरू होकर समाज के नियमों को अपनाने तक, और फिर अंत में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने तक। हाँ, और मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत ये जज करने के लिए नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। सही बात है। ये इस बात का पैमाना नहीं है। ये बस एक टूल है, एक औजार है, ये समझने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी नैतिक फैसले के पीछे किस तरह का तर्क इस्तेमाल कर रहा है। ये हमें दूसरों को बेहतर समझने में मदद करता है, और शायद खुद को भी। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने कोहलबर्ग की नैतिक सीढ़ी के अलग अलग पायदानों को समझा। अब जरा सोचिए, हमारे समाज की बड़ी बड़ी बहसें, हमारी राजनीतिक लड़ाइयाँ या हमारे ऑफिस के झगड़े, ये सब क्यों होते हैं? क्या इसलिए कि लोगों के मूल्य अलग अलग हैं, या इसलिए कि वो इस नैतिक सीढ़ी के अलग अलग पायदानों पर खड़े होकर बात कर रहे हैं और एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ पा रहे? और ये सब शुरू हुआ एक ऐसे वैज्ञानिक के साथ जो मनोविज्ञान का अध्ययन कर भी नहीं रहे थे। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। वो तो बस कुत्तों की पाचन क्रिया को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती से इंसानी व्यवहार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का ताला खोल दिया। तो आज हम इवान पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को खंगालेंगे। जी, और ये सिर्फ यूपीटेट या सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पावलोव ने की थी, एक बहुत ही अजीब पहेली से। पावलोव ने देखा कि उनके कुत्ते सिर्फ भोजन को देखकर ही नहीं बल्कि उनके लैब असिस्टेंट के कदमों की आहट सुनकर ही लार टपकाना शुरू कर देते थे। एग्जैक्टली। तो सवाल ये था कि भाई कदमों की आवाज का लार से क्या लेना देना। और यहीं से ये सारी खोज शुरू हुई। बिल्कुल। स्रोतों को खंगालते हुए जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि हम पावलोव को एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, लेकिन वो थे एक शरीर विज्ञानी। हाँ, एक फिजियोलॉजिस्ट, और उन्हें 1904 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मनोविज्ञान के लिए नहीं था। जी नहीं, वो पाचन क्रिया पर किए गए उनके काम के लिए मिला था। ये क्लासिकल कंडीशनिंग तो उनके मुख्य शोध का एक, आप कह सकते हैं, साइड इफेक्ट था। एक ऐसी आकस्मिक खोज जिसने मनोविज्ञान की दिशा ही बदल दी। ये तो सच में कमाल है। तो उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के लिए क्या किया? चलिए उस मशहूर प्रयोग पर आते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला हिस्सा है अनुबंधन से पहले। ये बिल्कुल सीधा और सरल है। ओके। आप कुत्ते के सामने भोजन रखते हैं और कुत्ता लार टपकाता है। इसमें कुछ भी सिखाने वाली बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक जन्मजात प्रतिक्रिया है। अच्छा। विज्ञान की भाषा में भोजन एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है। अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी यूसीएस। हाँ, यूसीएस मतलब एक ऐसा उद्दीपक जिसके लिए किसी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं। और उस भोजन को देखकर जो लार आती है वो अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स है। यूसीआर। यूसीआर यानी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, यहाँ तक तो सब स्वाभाविक है। भोजन दिखा, लार आई। लेकिन फिर पावलोव ने इसमें एक नया मोड़ डाला। यहीं से असली खेल शुरू होता है ना? हाँ, अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, अनुबंधन के दौरान। पावलोव ने एक ऐसी चीज चुनी जिसका भोजन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक घंटी। उन्होंने कुत्ते को भोजन देने से ठीक कुछ सेकंड पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया। पहले घंटी बजती, फिर भोजन मिलता। पहले घंटी, फिर भोजन। और ये प्रक्रिया बार बार कई दिनों तक दोहराई गई। और ये दोहराव या रेपिटेशन ही सब कुछ है। मतलब कुत्ता अनजाने में अपने दिमाग में घंटी की आवाज और आने वाले भोजन के बीच एक कनेक्शन, एक संबंध बना रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहाँ समय का भी बड़ा खेल है। सबसे मजबूत कनेक्शन तब बनता है जब घंटी और भोजन के बीच आधे सेकंड से भी कम का फासला हो। अच्छा। इस लगातार दोहराव के जरिए कुत्ता ये सीख रहा था कि घंटी का मतलब है भोजन आने वाला है। अब आता है तीसरा हिस्सा, जहां जादू होता है। अनुबंधन के बाद हाँ। पावलोव ने अब भोजन को पूरी तरह से हटा दिया। उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और कमाल ये हुआ कि घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, जबकि भोजन कहीं था ही नहीं। जी बिल्कुल। और बस यही क्लासिकल कंडीशनिंग है। यहाँ घंटी, जो पहले एक न्यूट्रल बेमतलब की चीज थी, अब एक कंडीशन्ड स्टिमुलस बन गई है।
कंडीशन्ड स्टिम्युलस, यानी CS। CS, हाँ, यानी एक ऐसा उद्दीपक जिसने प्रतिक्रिया देना सिखा दिया है। और घंटी की आवाज पर आने वाली लार अब कंडीशन्ड रिस्पॉन्स कहलाती है। यानी CR, सीखी हुई प्रतिक्रिया। जी, सीखी हुई प्रतिक्रिया। तो एक मिनट, यहाँ एक बहुत बारीक बात है। लार तो दोनों ही मामलों में आ रही है, भोजन को देखकर भी और घंटी को सुनकर भी। तो क्या ये दोनों प्रतिक्रियाएं एक ही हैं? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर इस सिद्धांत का सार छिपा है। शारीरिक रूप से देखें तो दोनों लार ही हैं, लेकिन दिमागी स्तर पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? भोजन को देखकर लार आना एक रिफ्लेक्स है, एक सहज क्रिया। ठीक वैसे ही जैसे आंख के पास कुछ आने पर पलक झपक जाती है। लेकिन घंटी सुनकर लार आना एक रिफ्लेक्स नहीं है, ये भविष्यवाणी करने की क्रिया है। भविष्यवाणी? हाँ, कुत्ते का दिमाग कह रहा है, ओह ये घंटी बजी, इसका मतलब है कि अब भोजन आने वाला है। ये वर्तमान पर प्रतिक्रिया देने और भविष्य का अनुमान लगाने के बीच का अंतर है, और सीखना यही है। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए इस विचार को एक इंसानी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को डेंटिस्ट की ड्रिल मशीन की आवाज से डर लगता है। हाँ, बहुत आम उदाहरण है। आवाज तो खुद दर्द नहीं देती, फिर भी दिल तेजी से धड़कने लगता है। बेहतरीन उदाहरण। यहाँ पर दांत का दर्द एक अनकंडीशन्ड स्टिमुलस है, UCS, क्योंकि दर्द से डरना स्वाभाविक है। ठीक है। उस दर्द से होने वाला डर अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स है, UCR। अब ड्रिल की आवाज, जो पहले एक सामान्य आवाज थी, बार बार दर्द के साथ जुड़ने के कारण कंडीशन्ड स्टिमुलस यानी CS बन गई। और अब सिर्फ आवाज सुनकर ही जो डर लगता है वो कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या CR है। एग्जैक्टली। हमने ड्रिल की आवाज और दर्द के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना लिया है। तो पावलोव ने ये कनेक्शन तो बना दिया, पर इससे कुछ और बड़े सवाल खड़े हुए होंगे। क्या ये सीखा हुआ व्यवहार हमेशा के लिए रहता है? क्या इसे भुलाया जा सकता है? बिल्कुल, और यहीं से ये सिद्धांत और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। पावलोव ने महसूस किया कि ये कनेक्शन बनाना तो कहानी का पहला अध्याय था। इसके बाद उन्होंने 5 और प्रक्रियाओं की खोज की। 5 और प्रक्रियाएं? जी, पहली प्रक्रिया है अर्जन या एक्विजिशन, यानी वो शुरुआती दौर जब घंटी और भोजन को जोड़कर कनेक्शन को मजबूत किया जाता है। और इसके बाद आता है इसका उल्टा, है ना? अगर आप सिर्फ घंटी बजाते रहें और भोजन कभी ना दें तो क्या होगा? तो धीरे धीरे कुत्ते को समझ आ जाएगा कि अब घंटी का मतलब भोजन नहीं है। वो लार टपकाना कम कर देगा और अंत में बंद कर देगा। अच्छा। इस सीखे आए व्यवहार के मिट जाने को विलोपन या एक्सटिंक्शन कहते हैं। कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, स्वतः पुनर्प्राप्ति या स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्रोतों के मुताबिक विलोपन के कुछ दिन बाद अगर पावलोव अचानक फिर से घंटी बजाते तो कुत्ता फिर से थोड़ी सी लार टपकमाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सीखा हुआ व्यवहार कभी पूरी तरह से मिटता नहीं है, वो बस दब जाता है, सप्रेस हो जाता है। याददाश्त कहीं ना कहीं मौजूद रहती है और सही मौका मिलने पर फिर से सतह पर आ जाती है। मतलब पुरानी आदतें या डर पूरी तरह जाते नहीं, बस इंतजार करते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरा है। अगले 2 कॉन्सेप्ट्स भी एक दूसरे से जुड़े हैं, सामान्यकरण और विभेदन। जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जी, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सामान्यकरण का मतलब है कि जीव मिलती जुलती चीजों पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे पावलोव का कुत्ता सिर्फ एक खास घंटी पर ही नहीं, बल्कि दरवाजे की घंटी, टेलीफोन की घंटी, किसी भी मिलती जुलती आवाज पर लार टपकाना शुरू कर दे। हाँ, दिमाग हर टन की आवाज को एक जैसा मान रहा है। इसका एक क्लासिक उदाहरण अक्सर परीक्षाओं में आता है। एक बच्चा जिसे काले कुत्ते ने डरा दिया, वो बाद में काली बिल्ली, काले खरगोश और यहाँ तक कि काले कोट से भी डरने लगता है। जी हाँ, उसने अपने डर को हर काली चीज पर जनरलाइज कर दिया है। और विभेदन इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन यानी फर्क करना सीखने की क्षमता। जब कुत्ते को ये सिखाया जाता है कि भोजन सिर्फ एक खास तरह की घंटी बजने पर ही मिलेगा, किसी और मिलती जुलती आवाज पर नहीं, तो वो धीरे धीरे सिर्फ उसी असली घंटी पर प्रतिक्रिया देना सीख जाता है। सही, वो असली और नकली में भेद करना सीख लेता है। ठीक है, कुत्तों और घंटियों की ये दुनिया आकर्षक है, लेकिन सवाल यह है कि एक शिक्षक, एक माता पिता या हम अपने लिए इस जानकारी का क्या करें? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि व्यवहार बदलने की तकनीक है। सबसे बड़ा उपयोग है डर या फोबिया को दूर करने में। अच्छा। ये आधुनिक थेरेपी का आधार है। मान लीजिए किसी बच्चे को पानी से डर लगता है।
आप उसे सीधे पानी में नहीं ढकेलते, आप कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप उसे पानी के पास तब ले जाते हैं जब वो अपना पसंदीदा खिलौना खेल रहा हो ये आइसक्रीम खा रहा हो। हाँ, धीरे धीरे आप पानी के साथ जुड़े डर के एसोसिएशन को एक सुखद अनुभव के एसोसिएशन से बदल देते हैं। ये भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को दोबारा लिखने जैसा है। और अच्छी आदतें बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता होगा, जैसे बच्चों को रोज सुबह ब्रश करने के लिए तैयार करना। हाँ, बिल्कुल। आप ब्रशिंग को किसी मजेदार गतिविधि से जोड़ सकते हैं, जैसे कोई पसंदीदा गाना चलाना। धीरे धीरे ब्रश करना एक बोझिल काम न रहकर उस मजेदार गतिविधि का सिग्नल बन जाता है। भाषा का विकास भी तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल। बच्चा सेब शब्द को असल सेब के स्वाद, रंग और आकार से जोड़ता है। ये सब कंडीशनिंग ही है। यहाँ तक कि विज्ञापन की पूरी दुनिया इसी सिद्धांत पर चलती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। सॉफ्ट ड्रिंक के विज्ञापन में हमेशा खुश, ऊर्जा से भरे, जश्न मनाते लोग क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि आप अनजाने में उस ड्रिंक को खुशी, ऊर्जा और जश्न की भावनाओं से जोड़ लें। वो आपको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो आपको एक भावना बेच रहे हैं, एक एसोसिएशन बना रहे हैं। कि अगली बार जब आप स्टोर में उस ड्रिंक को देखें तो शायद आपको वही सकारात्मक भावना महसूस हो और आप उसे खरीद लें। ये पावलोव का सिद्धांत है जो अरबों डॉलर का उद्योग चला रहा है। तो ये पावलोव का सिद्धांत है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये सीखने का एकमात्र तरीका नहीं है। थॉर्नडाइक, स्किनर जैसे दूसरे सिद्धांतकारों का भी जिक्र आता है। पावलोव का सिद्धांत उनसे कैसे अलग है? ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। पावलोव के सिद्धांत मुख्य रूप से अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित हैं, जैसे लार आना, डर लगना, खुश होना। वो चीजें जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। जी। वहीं दूसरी तरफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग या थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर ऐच्छिक व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे चूहे का लीवर दबाना। मतलब जो काम हम अपनी मर्जी से करते हैं। हाँ, और फिर उसके परिणाम से सीखते हैं। पावलोव का काम भावनाओं की प्रोग्रामिंग के बारे में है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने जाना कि कैसे एक शरीर विज्ञानी इवान पावलोव ने गलती से मनोविज्ञान की एक बड़ी खोज कर डाली। उनका प्रयोग था कुत्ते पर, जिसमें भोजन UCS और घंटी CS का इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ा आइडिया ये है कि सीखना असल में दो चीजों के बीच संबंध बनाना है। और हमने विलोपन, सामान्यीकरण और विभेदन जैसी प्रक्रियाओं को भी समझा। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी देन ये है कि ये हमें समझाता है कि हमारा भावनात्मक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा संयोग से बना है। हम जिन चीज़ों से प्यार करते हैं, जिनसे नफरत करते हैं या जिनसे डरते हैं, उनमें से कई चीज़ें तर्क पर नहीं बल्कि पुराने अनजाने में बने संबंधों पर आधारित हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आज आपको जो महसूस हो रहा है, शायद किसी खास फ़ोन की रिंगटोन सुनकर होने वाली हल्की सी बेचैनी या किसी खास मसाले की खुशबू से मिलने वाला सुकून, ये सब यूं ही नहीं है। ये सालों पहले। आज हम मनोविज्ञान के एक ऐसे सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को और अनजाने में ही चलाता है, दफ्तर से लेकर क्लासरूम तक और हमारे फोन की स्क्रीन तक। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं BF स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की। और जो भी हमारे श्रोता UP टेट, सुपर टेट या CTET की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आता ही आता है। हाँ, जो एग्जाम में आता ही आता है। इसे समझ लिया तो समझिए व्यवहारवाद के कुछ नंबर पक्के हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसे किसी किताब की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। हम जानेंगे कि स्किनर के सिद्धांत हमारी हर गतिविधि को कैसे आकार दे रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। तो चलिए स्किनर के दिमाग में भी झांकते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। जरूर। तो कहानी शुरू होती है स्किनर के सबसे मशहूर प्रयोग से, एक चूहे और एक बॉक्स से। मैंने सुना तो है इसके बारे में, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, पर असल में वहां हो क्या रहा था? ये कहानी का आप कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा है। कल्पना कीजिए, एक भूखा चूहा एक बॉक्स में बंद है। वो बेचैन है, इधर उधर घूम रहा है, कुछ खोज रहा है। उस बॉक्स में एक छोटा सा लीवर लगा है। अब चूहे को नहीं पता कि उस लीवर का क्या काम है, तो वो बस ऐसे ही घूम रहा है अंदाजे से। हाँ, और घूमते घूमते गलती से, बिल्कुल गलती से उसका पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है। और जैसे ही लीवर दबता है, क्लिक की आवाज होती है और खाने की एक गोली ट्रे में आ गिरती है। अच्छा, तो चूहे के लिए तो ये एक सरप्राइज था, एक सुखद आश्चर्य। एक मिनट, तो ये जानबूझकर नहीं था, उसने बस गलती से दबा दिया। इसका मतलब ये है कि सीखना हमेशा सोच समझकर शुरू नहीं होता। हम बस कुछ करते हैं और फिर देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है। आपने कोर पॉइंट पकड़ ली। बिल्कुल,
यहीं से स्किनर का सिद्धांत शुरू होता है। उन्होंने कहा कि पहले एक व्यवहार होता है, यानी एक रिस्पॉन्स, लीवर का दबना। हाँ, लीवर का दबना, और फिर उसका एक परिणाम आता है, एक कॉन्सिक्वेंस, यानी भोजन का मिलना। अगर परिणाम अच्छा है तो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इसे आर टाइप थियरी कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्स यानी व्यवहार पर केंद्रित है। आर टाइप? इसका मतलब कोई एस टाइप भी होगा? मुझे पावलोव के कुत्तों की याद आ रही है, जहां घंटी बजती थी और उनके मुंह में पानी आ जाता था। बहुत सही कनेक्शन बनाया आपने। वो क्लासिकल कंडीशनिंग है जो एस टाइप है। वहां पहले एक उद्दीपन, एक स्टिमुलस आता है, यानी घंटी, और फिर प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल, और वो अनैच्छिक क्रियाओं पर काम करता है, जैसे लार आना। उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अच्छा। लेकिन स्किनर का सिद्धांत ऐच्छिक मतलब वॉलंटरी व्यवहार पर है, जिसे हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे लीवर दबाना या पढ़ाई करना। यहाँ सीखने वाला सक्रिय है, एक्टिव है। जबकि पावलोव के प्रयोग में कुत्ता तो बस इंतजार कर रहा था, वो निष्क्रिय था, पैसिव था, बिल्कुल। ठीक है, तो चूहे को खाना मिला जो उसके लिए के नाम था। जाहिर है उसने दोबारा लीवर दबाया होगा। हाँ, और यहीं से पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट आता है ना। हाँ, यहीं पर आकर परीक्षा में अक्सर मामला गड़बड़ हो जाता है। हाँ, और इसे आज हमेशा के लिए साफ कर लेते हैं। एक आसान सा नियम याद रखिए, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट का एक ही मकसद है, किसी व्यवहार को बढ़ाना या मजबूत करना, बस। ओके, व्यवहार को बढ़ाना। जबकि दंड यानी पनिशमेंट का मकसद है व्यवहार को घटाना या कमजोर करना। अगर आपने ये अंतर समझ लिया तो आधा काम हो गया। ठीक है, तो पुनर्बलन मतलब व्यवहार को बढ़ावा देना। इसके दो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक वाला तो आसान लगता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, जब वो क्लास में सही जवाब देता है तो टीचर उसकी पीठ थपथपाती हैं या उसे एक स्टार देती हैं। एकदम सही। सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है व्यवहार के बाद कुछ अच्छा जोड़ना, एडिंग समथिंग प्लेजेंट, जैसे स्टार मिलना, प्रशंसा, वेतन या बच्चे को चॉकलेट देना। इससे उस स्टूडेंट के दोबारा सही जवाब देने की संभावना बढ़ गई। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबकी बत्ती गोल होती है, नकारात्मक पुनर्बलन। हाँ, यह नकारात्मक शब्द सुनते ही लगता है कि ये कोई सजा है। और यही सबसे बड़े भ्रम है। नकारात्मक पुनर्बलन सजा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है व्यवहार के बाद किसी बुरी या अप्रिय चीज को हटा देना। हाँ, रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट। और इसका मकसद भी व्यवहार को बढ़ाना ही है। अच्छा, कुछ बुरा हटाकर व्यवहार को बढ़ाना, कोई उदाहरण देंगे? सोचिए, एक बच्चे को रोज सुबह उसकी माँ डांटती है कि अपना बिस्तर ठीक करो। बच्चे को ये डांट सुनना पसंद नहीं। जाहिर है, एक दिन वो उठते ही अपना बिस्तर ठीक कर लेता है, उस दिन उसे डांट नहीं पड़ती। यहाँ बिस्तर ठीक करने के व्यवहार ने डांट जैसी अप्रिय स्थिति को हटा दिया। हाँ। तो अगली बार से उसके बिस्तर ठीक करने की संभावना बढ़ जाएगी। अरे वाह, बिल्कुल, ये तो एकदम साफ हो गया। जैसे मैं कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगा लेता हूं ताकि वो टी टी की बिरोक्ति करने वाली आवाज बंद हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा है। तो मेरा सीट बेल्ट लगाने का व्यवहार उस आवाज को हटा रहा है, इसलिए वो मजबूत हो रहा है। हाँ, दर्द होने पर गोली खाना भी यही है। गोली खाने का व्यवहार दर्द को हटा देता है। लक्ष्य हमेशा व्यवहार बढ़ाना है। तो फिर असली सजा यानी दंड क्या है? अगर नकारात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है तो दंड का क्या काम है? जैसा हमने कहा, दंड का एकमात्र लक्ष्य है किसी अवांछित व्यवहार को कम करना। हाँ, इसके भी दो प्रकार हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें कुछ बुरा जोड़ा जाता है, जैसे होमवर्क न करने पर डांटना या एक्स्ट्रा काम देना। और नेगेटिव पनिशमेंट, जिसमें कुछ अच्छा छीन लिया जाता है, जैसे ज्यादा शरारत करने पर वीडियो गेम खेलने का समय काट देना या फोन ले लेना। आप जानते हैं, ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये तरीका थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं लगता कि हम सिर्फ इनाम और सजा के दम पर किसी के व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं? मतलब इंसान की अपनी सोच, उसकी इच्छा शक्ति, उसका क्या? ये तो इंसानों को जानवरों की तरह प्रशिक्षित करने जैसा लग रहा है। ये एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल है। देखिए, ये सिद्धांत एक औजार की तरह है। ये बस बताते हैं कि व्यवहार काम कैसे करता है। अब उस औजार का इस्तेमाल कोई किसी की भलाई के लिए कर सकता है, जैसे शिक्षा में। हाँ, या थेरेपी में बुरी आदतें छुड़ाने के लिए, या फिर कोई इसका इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी कर सकता है, जैसे कुछ वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया ऐप्स करते हैं। बिल्कुल। सिद्धांत अपने आप में नैतिक या अनैतिक नहीं है, उसका प्रयोग उसे वैसा बनाता है।
और शिक्षा के संदर्भ में एनसीएफ 2005 ने शारीरिक दंड पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जो दिखाता है कि हमें इन सिद्धांतों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना है। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, तो क्या इनाम या पुनर्बलन हर बार देना जरूरी है या इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा इनाम देना जरूरी नहीं है और यहीं पर पुनर्बलन की अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट आती हैं। अच्छा। मोटे तौर पर ये दो बातों पर निर्भर करती हैं, कितनी बार एक्शन हुआ यानी रेशियो और कितना समय बीता यानी इंटरवल। मतलब? जैसे फिक्स्ड रेशियो में हर कुछ निश्चित क्रियाओं के बाद इनाम मिलता है। मान लीजिए बच्चे को हर 5 सही जवाब देने पर एक बड़ा स्टार मिलेगा। ओके, हर 5 बार। हाँ, वही फिक्स्ड इंटरवल में एक निश्चित समय के बाद इनाम मिलता है, जैसे महीने की तनख्वाह। काम चाहे कितना भी किया हो, इनाम महीने के अंत में ही मिलेगा। और एक वेरिएबल यानी परिवर्तनीय भी होता है, उसका क्या मतलब है? यहीं पर मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। वेरिएबल रेशियो में इनाम कब मिलेगा ये तय नहीं होता। इसका सबसे सटीक उदाहरण है जुआ या स्लॉट मशीन। अच्छा। आप बटन दबाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि जैकपॉट कब लगेगा, 5वीं बार में या 50वीं बार में। और ये इतना असरदार क्यों है? लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं इसमें। क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता पर सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वो शायद इस बार लग जाए वाली भावना ही सबसे ज्यादा नशीली होती है। सोशल मीडिया पर बार बार रिफ्रेश करके देखना कि कोई नया लाइक आया या नहीं, ये भी इसी वेरिएबल रेशियो का एक रूप है। यही व्यवहार को बनाए रखने वाली सबसे मजबूत अनुसूची है। ये तो डरावना भी है और आकर्षक भी। परीक्षा में सवाल पक्का आ सकता है कि जुआ या लॉटरी किस अनुसूची पर आधारित है। बिल्कुल, वेरिएबल रेशियो। अच्छा, एक और शब्द जो अक्सर सुनाई देता है, शेपिंग। ये क्या भला है? मुझे याद है मनोविज्ञान की क्लास में एक प्रोफेसर ने हमें शेपिंग का एक लाइव उदाहरण दिया था। अच्छा। उन्होंने एक छात्र को क्लास से बाहर भेजा, फिर हम सबने मिलकर तय किया कि हम उसे कमरे के कोने में रखे कूड़ेदान को छूने के लिए शेप करेंगे। बिना कुछ बोले? बिना एक शब्द कहे। जब छात्र वापस आया तो नियम ये था कि जैसे ही वो कूड़ेदान की दिशा में एक कदम बढ़ाएगा, हम सब जोर से ताली बजाएंगे। और अगर गलत दिशा में गया तो हम चुप रहेंगे। पहले उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, हम चुप रहे। फिर वो खिड़की की तरफ गया, हम चुप रहे। फिर जैसे ही उसने कूड़ेदान की तरफ एक कदम बढ़ाया, पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। उसे हिंट मिल गया। हाँ, उससे समझ आ गया कि ये सही दिशा है। धीरे धीरे हर सही कदम पर तालियां सुनकर 5 मिनट के अंदर वो छात्र कूड़ेदान को छू रहा था। कमाल है। यही शेपिंग है, किसी जटिल व्यवहार को छोटे छोटे सफल कदमों में तोड़कर सिखाना और हर सही कदम पर पुनर्बलन देना। इसे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना, लिखना सिखाना, ये सब शेपिंग के ही उदाहरण हैं। अब इन सभी सिद्धांतों को जोड़कर क्लासरूम में वापस लाते हैं। एक अच्छा टीचर इन सब का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसके अनगिनत उपयोग हैं। स्किनर के विचारों पर ही प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बना है, जो आज के कंप्यूटर आधारित सीखने का आधार है। अच्छा। इसमें जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और हर सही जवाब पर तुरंत फीडबैक मिलता है। क्लास में अच्छे व्यवहार के लिए टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल होता है। वो पॉइंट्स या टोकन देना? हाँ, जहां बच्चों को अच्छे काम पर टोकन या पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिन्हें वे बाद में किसी बड़े इनाम से बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर परीक्षा के नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी बात क्या है जिससे गांठ बांध लेना चाहिए? सबसे जरूरी है पुनर्बलन और दंड के बीच का बारीक अंतर। इसे ऐसे याद रखें, पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ावा देता है। बढ़ाता है। हाँ, चाहे वो अच्छा जोड़कर हो यानी पॉजिटिव या बुरा हटाकर हो यानी नेगेटिव। ओके। और दंड व्यवहार को दबाता है, चाहे बुरा जोड़कर हो यानी पॉजिटिव या अच्छा हटाकर यानी नेगेटिव। मकसद पर ध्यान दें, बढ़ाना है या घटाना। बहुत बढ़िया। और कुछ खास कीवर्ड्स जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं? हाँ, याद रखें, प्रोग्राम्ड लर्निंग के जनक कौन है? स्किनर। जुआ किस पुनर्बलन पर आधारित है? वेरिएबल रेशियो। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पुस्तक किसने लिखी? स्किनर। आर टाइप थ्योरी किसकी है? स्किनर, बिल्कुल। ये सीधे सीधे नंबर दिलाने वाले सवाल हैं। ये तो बहुत ही साफ हो गया। चलिए अब इस बातचीत को समाप्त करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर, जरा इस पर सोचिए। अगर हम ये जानते हैं कि वेरिएबल रेशियो शेड्यूल जैसा कि जुए और वीडियो गेम्स में होता है,
व्यवहार को बनाए रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, तो ये हमें शिक्षा के बारे में क्या बताता है? हम इस ज्ञान का नैतिक रूप से सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि सीखने की प्रक्रिया को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके? बिना क्लासरूम को एक कसीनो में बदले? हाँ, बिल्कुल। क्या हम अनिश्चितता और आश्चर्य के तत्व का इस्तेमाल बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।